हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो मैं बाद में बात करता हूँ, पहले आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चंस पूछने तो वो पूछ लो बच्चों। एक एक करके मैं पहले वो ले लेता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात करता हूँ। कोई चीज़ अगर डिस्कस करनी हो तो कर लो। सर क्या सिलेक्शन के लिए इंटेंसिव में होना जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक सिंबॉलिक तरीका है जिससे हम उन बच्चों को मैसेज दे पाए ना, जो थोड़ा और जोर लगा लें, जो कम जोर लगा रहे हैं। यस सर। देखो, हर बच्चे की ना नीड अलग है। मतलब किसी की बॉटनी वीक है, किसी की जूलॉजी वीक है, किसी की फिजिक्स वीक है, किसी की केमिस्ट्री वीक है। अब जिसकी बॉटनी वीक है, हो सकता है उसका किसी का प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वीक हो, किसी का मॉलिक्यूलर वीक हो। तो हर बच्चे की ना अपनी एक अलग नीड है। तो अब हमें तो समग्रता में देखना है। जिस बच्चे की जो नीड है ना, वो पूरी होनी है। तो वो बच्चा अपने लेवल पर भी करे, और अगर हमें ये चीज पता लग जाती है कि किस बच्चे की क्या नीड है, तो कस्टमाइज्ड हेल्प करनी होती है। तो जो बच्चे ऑलरेडी ना बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो उनको हमें थोड़ा जोर लगाकर ये कोशिश करनी होती है कि उनकी रैंक आ जाए। और जो बच्चे अभी सिलेक्शन के लेवल पर नहीं है, उनके लिए ये कोशिश करनी है कि थोड़ा और जोर लगाएं तो उनका सिलेक्शन हो जाए। तो अलग अलग लेवल पर बच्चों की नीड है। तो हमें हर स्तर पर बच्चा कहीं किसी भी लेवल पर हो, उसमें थोड़ा सा जोर लगा के उसको आगे पहुंचाना है। लेकिन उसमें ये कोई कंफर्म नहीं है कि जो इंटेंसिव में नहीं होगा उसका सिलेक्शन नहीं होना, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी स्तर पर बैठा हुआ बच्चा सेलेक्ट हो सकता है। और बताओ। तो अभी बोर्ड स्टार्ट होने के लिए कितने दिन बचे हैं? एक महीना। करीबन 45 डेज हैं अभी। ठीक है ना? और बोर्ड कितने दिन चलेगा? 1 मंथ। हाँ, ऑलमोस्ट 30 डेज का है। 19 फेब से स्टार्ट है और 19 मार्च को बायो का पेपर है। अगर आप कंप्यूटर साइंस वाला हटा दें 2 अप्रैल का, तो लगभग 30 दिन का है। और बोर्ड कंप्लीट हो जाने के बाद मैं मान के चल रहा हूं कि बायो के बाद नीट का एग्जाम 5 मई को है। तो उसके बाद कितने दिन बच रहे हैं? 47 डेज। हाँ, फिर से ऑलमोस्ट 45 डेज। तो ये वाला स्लॉट है बच्चों, देख लो। ये अभी आपका प्रिपरेटरी फेज है, जो आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ये आपका फेज है एग्जाम्स का, जिसमें आप 12th का सिलेबस बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकते हो। और ये नीट से पहले का फेज है, जो फिर से एक बार प्रिपरेटरी फेज आएगा नीट के लिए, और ये फेज 2 है जिसमें आप फिर से प्रिपेयर करोगे, मॉक टेस्ट दोगे। तो ये 3 फेज हैं टोटल। अभी बोर्ड से पहले 45 दिन का एक पहला फेज है, बोर्ड के 30 डेज का दूसरा फेज है जब एग्जाम चलेंगे, और बाद में फिर 45 दिन का फेज है। इन दोनों फेज में आप खूब अच्छी तरह देख लो, बोर्ड से पहले 45 दिन और बोर्ड के 30 दिन। आवाज नहीं आ रही। बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। ओके। तो ये आप ठीक से देखो, बोर्ड शुरू होने से पहले अभी 45 डेज, और बोर्ड के 30 डेज जब बोर्ड एग्जाम चलेंगे, तो ये करीबन 2.5 महीना है आपके पास। किस बात के लिए? बच्चों, किस चीज के लिए? 12th के लिए। 12th का सिलेबस तैयार करने के लिए। 45 दिन का टाइम है अभी बोर्ड स्टार्ट होने में, और 30 डेज बोर्ड का। तो करीबन 2.5 महीना है पूरा 12th का सिलेबस तैयार करने के लिए। अब आप ही बताओ,
2.5 महीने में 12th का सिलेबस बहुत अच्छी तरह रिवाइज हो जाता है कि नहीं हो जाता, आप ही बताओ। हो जाएगा सर, हो जाता है। बड़ी स्मूथली हो जाता है, बड़ी स्मूथली हो जाता है। बाद में फिर आपको 45 डेज मिलेंगे नीट के लिए, ठीक है ना? बोलो बच्चों। यस सर। तो अभी आप देख लो, अभी जो 45 डेज है उनके लिए कुछ सजेशन मैं दे रहा हूं आपको। फेज 1 के लिए, वो अगर आपके पास पेन और पेपर हो तो आप नोट कर लो। अभी हम लोग आप बोर्ड के टेस्ट ले रहे थे, क्या वो टेस्ट आप दे रहे थे? यस सर। यस गुड। बोर्ड के टेस्ट की कॉपी बिल्कुल टाइमली चेक होकर आपको दी जा रही है। अगर फिर भी किसी के पास मान लो बोर्ड की चेक होकर कॉपी नहीं आ रही है तो वो रेहाना मैम के पास जाकर आप ले सकते हो। हमारे पास टाइमली चेक हो जाकर हो करवा रहे हैं हम लोग। फिर भी मान लो किसी के पास नहीं है तो आप रेहाना मैम से मिलके उनसे कॉपी ले लो, आपकी चेक हुई कॉपी रखी हुई है। तो ये बोर्ड के एक तो टेस्ट हो रहे हैं मॉक टेस्ट प्रॉपरली। अभी 45 डेज में अभी आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे दोगे, आप अपने लेवल पर भी मॉक टेस्ट देते रहो, और जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतनी अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर पाओगे बोर्ड के लिए। और 45 दिन बहुत अच्छा खासा ड्यूरेशन है, पूरा 1.5 महीना है। मतलब हर दिन अगर आप टेस्ट दो तो बोर्ड से पहले आप 45 टेस्ट दे सकते हो, 45 बार। आप खुद ही सोच लो किस लेवल की प्रिपरेशन हो जाएगी। बात सुन रहे हो मेरी? यस सर। यस सर। गुड गुड। अगली बात सुनो, आपके जो बोर्ड के मार्क्स है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात। बोर्ड के मार्क्स, किसी बच्चे का कुछ पता नहीं है, अगर मान लो किसी बच्चे को फॉर्चुनेटली कोई मौका मिलता है कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाने का, तो वहां पर बोर्ड के मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। नीट की पूरी प्रिपरेशन के दौरान, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, नीट की पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपका जो अप्रोच होता है वो एकदम अलग होता है बच्चों। नीट जब आप प्रिपेयर करते हो तो पूरा जो अप्रोच है ना वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, और बोर्ड के लिए अचानक से आपको अप्रोच बदलने की जरूरत पड़ती है। और अप्रोच कैसा हो जाता है, कैसा अप्रोच चाहिए होता है? सब्जेक्टिव अप्रोच चाहिए होता है। तो नीट की प्रिपरेशन में लगातार 2 साल आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच में रहते हो, और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए रहते हैं, आपको सही ऑप्शन दिखना चाहिए। बात समझ आ रही है ना बच्चों? यस सर। यस सर। आपको बहुत ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं होती है ऑब्जेक्टिव अप्रोच में। आपको फॉर्मुलेट नहीं करना होता है कुछ भी, आपको रेडीमेड माल मिलता है, आप उस पर टिक करते हो। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस के लिए यही होता है। फिजिक्स के 45 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन आप फिजिकल केमिस्ट्री के अगर छोड़ दो तो बाकी 180 के सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही होते हैं जिसमें आपको दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालना होता है। आपको 4 ऑप्शन में से बेटर ऑप्शन टिक कर देना होता है। यही होता है ना बच्चों? यस सर। यस सर। लेकिन बोर्ड में पूरी तरह से मामला चेंज है। वहां पर विजिबिलिटी केवल क्वेश्चन की है। तो कुछ मेरे पास सजेशंस है, अगर आप उनको लिख लोगे और उन्हें प्रॉपरली फॉलो करोगे तो डेफिनेटली इस वाले अप्रोच में बहुत जल्दी स्विच कर जाओगे आप, ठीक है ना?
Yes, sir. Yes, sir. एक जानते हो, एक बहुत मजेदार बात आपको बताएं, हम लोग ना नीट की और जेई की प्रिपरेशन करते समय इतना खो जाते हैं ना कि कई बार हम जानते हुए भी कि सब्जेक्टिव अप्रोच लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, हम कई बार सब्जेक्टिव अप्रोच की डिसरेस्पेक्ट कर जाते हैं। हम करना नहीं चाहते, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच से इतना ज्यादा अलाइन और इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि हम सब्जेक्टिव अप्रोच की इंपॉर्टेंस को डिस्क्राइब नहीं करते हैं, रादर हम उसका ना डिसरेस्पेक्ट करने लग जाते हैं। इन 2 सालों में हमारा अप्रोच इस कदर जुड़ जाता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच से, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हालत यह है ना बच्चों, सब्जेक्टिव अप्रोच का इंपॉर्टेंस आपको बताऊं, जो भारत के सबसे बड़े एग्जाम है ना, कौन सा? यूपीएससी UPSC. हो ही नहीं सकता बिना सब्जेक्टिव अप्रोच के। बात समझ आ रही ना? Yes, sir. Yes, sir. हो ही नहीं सकता, मान के चलो यूपीएससी इम्पॉसिबल है बिना सब्जेक्टिव अप्रोच के। इसका मतलब यह हुआ कि भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूरे पूरे जिले को चलाने के लिए जो व्यक्ति सेलेक्ट करना चाहती है, उस व्यक्ति में कौन सा अप्रोच चेक किया जा रहा है? आप देखो, कौन सा? सब्जेक्टिव। इसका सीधा मतलब यह निकला कि हम ना तो सब्जेक्टिव अप्रोच को अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं और ना ही बोर्ड को अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड भी छोटा मोटा ना उसी अप्रोच को चेक करने का तरीका है कि नहीं बच्चों? जी सर। गुड। Yes, Yes, sir. इसका मतलब यह है कि मैं आपसे इनडायरेक्टली यह कह रहा हूं कि बोर्ड्स को भी कैजुअली नहीं लेना है। बात समझ आ रही है? Yes, sir. मतलब बोर्ड्स को भी, मतलब ऐसे आउटराइटली अपने को ना इस तरह से रिजेक्ट नहीं कर देना है कि वो मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, इसको भाव ही नहीं देना, ऐसा नहीं करना है। बोर्ड्स को भी हमें कैजुअली नहीं लेना है। और बोर्ड छोड़ो यार, कोई भी काम अगर हमारी जिम्मेदारी पर है, अगर कोई काम हमसे उम्मीद की जा रही है कि ये काम आपके हवाले है, तो हमें कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी काम हो XYZ, हमें कैजुअली नहीं लेना चाहिए। जिस काम में हमारा नाम जुड़ता है, हम उस काम को कैजुअली नहीं ले सकते, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मेरा पहला जो सबसे पहला जो शुरुआत है ना, वो यही है कि बोर्ड को भी अपन कैजुअली नहीं लेते हैं, है कि ठीक है कि नहीं? Yes, sir. पूरी Yes, sir. पूरी सिंसियरिटी और पूरी सीरियसनेस के साथ, जितनी सीरियसनेस हम दिखा सकते हैं, पूरी सीरियसनेस के साथ अपने को बोर्ड का एग्जाम भी अपीयर करना है, ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब एक और तुम्हें बहुत मजेदार चीज बताऊं, उसके बाद सजेशन देना शुरू करते हैं। बड़ा ध्यान से सुनना, मैं जल्दी से समराइज करता हूं। सक्सेस जानते हो क्या होता है? अगर हम एक्सप्लोर कर लें अपना टोटल पोटेंशियल, अगर हम अपना टोटल पोटेंशियल एक्सप्लोर कर लें, तो इसी को सक्सेस बोलते हैं। ये मेरी अपनी डेफिनेशन है, कहीं किताब की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे हिसाब से अगर हम बच्चे का टोटल पोटेंशियल एक्सप्लोर करवा लें, तो बच्चा सक्सेसफुल हो जाएगा। बोलो बात सही है कि नहीं? सही लग रही कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब अपने को सक्सेस के पीछे नहीं भागना है, अपने को किस चीज के पीछे भागना चाहिए? Potential. मतलब बीइंग अ टीचर हमें क्या करना चाहिए? हमें बच्चों के टोटल पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने में हेल्प करनी चाहिए, यही है कि नहीं? Yes, sir. चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। टोटल पोटेंशियल, ध्यान से सुनना,
आपका टोटल पोटेंशियल एक्सप्लोर हो जाए, उसके लिए आपको पहचानना पड़ेगा कि गैप कहां है। बोलो बात है कि नहीं सही? यस सर। सर यस। इसका मतलब अगर अपने को सक्सेसफुल होना है तो हमें सक्सेस के पीछे नहीं भागना है। जो चीज सक्सेस को डिफाइन कर रही है, डिटरमाइन कर रही है, हमें उसके पीछे भागना है। और वो क्या है? टोटल पोटेंशियल। लेकिन हमें अपने टोटल पोटेंशियल के भी पीछे नहीं भागना है। टोटल पोटेंशियल अपने आप एक्सप्लोर हो जाएगा अगर हम पहचान लें क्या? गैप। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बताओ मुझे। यस सर आ रही है। फॉर्मूला बनता जा रहा है कि नहीं बनता जा रहा? बताओ। यस सर। अगर सक्सेसफुल होना है तो हमें क्या करना होगा, जरा बताना। आपको पूरा पोटेंशियल एक्सप्लोर करना होगा। और पूरा पोटेंशियल एक्सप्लोर हो जाए उसके लिए क्या जानना होगा? गैप जानने होंगे। आगे चलूं मैं? यस सर। अब जरा इसको और डिटेल में लो। अगर हमें बच्चों का गैप पता करना है या किसी का भी खुद का गैप पता करना है तो मैंने दो चीजें निकाली हैं कि बच्चों गैप में दो चीजें होती हैं। एक होता है डिफरेंस और एक होता है इंटरफेरेंस। नोट कर लेना आप ठीक से। अगर हमें अपने गैप पहचानने हैं तो हमें दो चीजें पहचाननी होंगी, एक डिफरेंस और एक इंटरफेरेंस। और अगर ये दो चीजें हम पहचान गए, डिफरेंस और इंटरफेरेंस, तो हम गैप पहचान जाएंगे। और एक बार हमें यह पता लग जाए कि गैप कहां है, फिर हम आराम से वो गैप भर सकते हैं। और वो गैप भर जाएंगे तो आपका टोटल पोटेंशियल एक्सप्लोर हो जाएगा, सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बताओ। तो हमें यस सर। कौन सी दो चीजें पता करनी है? डिफरेंस और इंटरफेरेंस। बात समझ आ रही ना बच्चों? यस सर। यस सर। ये डिफरेंस और इंटरफेरेंस अगर अपन दोनों पहचान जाएं कि क्या होता है डिफरेंस और क्या होता है इंटरफेरेंस, तो हम पहचान जाएंगे कि कहां कहां है गैप। तो आगे चलूं बच्चों? यस सर। तो सबसे पहले किसकी बात करूं? डिफरेंस की। जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो आपका कोई एग्जाम है और वो कल लगा हुआ है। मान लो 10 तारीख को आपका एग्जाम लगा हुआ है, 10 दिसंबर को। और उसमें फिजिक्स के 5, केमिस्ट्री के 2 और बायो के 4 चैप्टर आने वाले हैं। बात समझ आ रही है? यस सर। जब ये टेस्ट अनाउंस हुआ उस समय टेस्ट के लिए 10 दिन बचे थे। प्रिपरेशन के लिए कितने दिन बचे थे आपके पास? 10 days। उसके बाद भी जब आप 10 दिसंबर को एग्जाम देने गए तो फिजिक्स में 4 चैप्टर, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर और बायो में 3 चैप्टर। इतने चैप्टर हैं जिनकी परफेक्ट प्रिपरेशन आप करके गए हो। फिजिक्स में एक चैप्टर ऐसा है जिसकी प्रैक्टिस आपने नहीं की, और बायो में एक चैप्टर ऐसा है जिसकी प्रॉपर प्रैक्टिस आपने नहीं की है, या आपने प्रॉपर परफेक्शन में ना थ्योरी करी है ना ही परफेक्शन में प्रैक्टिस की है। बड़ी क्लैरिटी से मेरी बात समझना। आपको मालूम है कि आप एग्जाम है आपका 10 दिसंबर को, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में इतने चैप्टर आने वाले हैं, टाइम इतना है आपके पास प्रिपरेशन करने का,
और परफेक्ट प्रिपरेशन का मतलब होता है पूरी तरह से थ्योरी को बार बार रिवाइज करना और उस चैप्टर के हर एंगल से रिलेटेड प्रैक्टिस कर लेना। आपको दिख रहा है क्या कि मैं क्या बोलना चाहता हूं? Yes, sir. यस सर। यस सर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह एग्जाम 720 नंबर का है, ध्यान से सुनना, तो आपकी प्रिपरेशन ही 690 नंबर की है। डिफरेंस आया समझ में कि नहीं आया बताओ? Yes, sir. यस 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 क्या है, Yes, sir. क्या है वो डिफरेंस? जरा डिफाइन कर लो आप अपनी तरफ से। समझ आया कि नहीं आया? दो चैप्टर का डिफरेंस है और दो चैप्टर में से जितने क्वेश्चंस आने वाले हैं या आएंगे उसके लिए तो आप एलिजिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि वो तो परफेक्शन में प्रिपरेशन ही नहीं है। तो जो आप प्रिपरेशन में गैप छोड़ देते हो, आपको पूरा अच्छी तरह मालूम है कि कब वो एग्जाम है, कितने दिन आपके पास हैं प्रिपरेशन करने को, कितने चैप्टर आने वाले हैं, उसके बावजूद भी प्रिपरेशन में जो गैप छूट जाता है उस गैप को क्या बोलते हो? बैकलॉग। Difference. उसी को मैं यहां डिफरेंस बोल रहा हूं। तो पहली समस्या कहां आती है बच्चों, देख लो। अब एक बात बताओ, ये जो प्रॉब्लम है जिसे हम लोग डिफरेंस बोल रहे हैं, इसमें भाग्य का कोई रोल है क्या? No, sir. नो सर। No, sir. इसमें कोई अच्छा बच्चा, एवरेज बच्चा, बुरा बच्चा, मीडियोकर, टॉपर, इसमें किस चीज का क्या डिफरेंस निकल के आ रहा है, क्या पॉइंट निकल के आ रहा है? क्यों होता है ऐसा, क्यों डिफरेंस क्रिएट हो जाता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। इसमें कोई टॉपर या मीडियोकर या ये सब बातें नहीं है। और ये वो चीज है जो प्योरली किसके हाथ में है बताओ आप? ये टीचर के हाथ में है या पेरेंट्स के हाथ में है या पूरी तरह ये आपके हाथ में? हमारे हाथ में। हमारे हाथ में। तो डिफरेंस, जिसे हम लोग डिफरेंस बोल रहे हैं, ये तो पूरी तरह से प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का गैप है। बच्चों आई बात समझ में या नहीं आई? आगे सर। तो ये डिफरेंस, डिफरेंस किसके बीच का है? ये प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। इसी को तो एक बच्चा बोल रहा था कि ये मिसमैनेजमेंट है। कितना बढ़िया बोल रहा था वो, एक शब्द में उसने बात खत्म कर दी थी। तो ये वाली चीजें जो नुकसान दे रही हैं, जिसकी आप प्लानिंग तो कर लेते हो लेकिन उस प्लानिंग को ही एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। आपको अच्छी तरह मालूम है कि ये एग्जाम कब है, इतने दिन है हमारे पास प्रिपरेशन करने को, कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, उन चैप्टर्स की थ्योरी कई कई बार रिवाइज करना, उसकी बार बार प्रैक्टिस करके ही एग्जाम में जाना, ये सब नियत पे डिपेंड करता है, नियति पे नहीं करता है। ये हमारे मैनेजमेंट का पार्ट है, ये कोई डिटरमिनिज्म नहीं है, ये कोई भाग्य नहीं है, ये मतलब फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट जैसी बातें नहीं है। ये प्योरली बच्चे के हाथ में होता है। बताओ मैं सही कह रहा हूं या गलत? यस सर। जो समस्या डिफरेंस के लेवल पर निकल के आती है, क्या इसे आप अपने स्तर पर सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हैं सर। कर सकते हैं सर। बड़ी क्लैरिटी से बताओ।
डिफरेंस को जीरो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस सर। तो आज के लेक्चर का टारगेट नंबर 1 यही नोट कर लो आप, कि आपको मैं पहला टारगेट क्या दे रहा हूं, नोट कर लो। क्या है पहला टारगेट? डिफरेंस को जीरो करना है। Difference. डिफरेंस को जीरो करना है, ये क्लैरिटी से आप अपना होमवर्क नोट कर लो, क्योंकि बार बार हम लोग मिल नहीं पाते हैं, आप लोग बिजी लोग हो। Over like. मेरी पहली रिक्वेस्ट बच्चों, नोट करो सही से, बड़ा हाईलाइट करके लिखो कि पहला होमवर्क मैं क्या दे रहा हूं आपको, डिफरेंस को जीरो करना है। डिफरेंस किसको बोलते हैं, बहुत अच्छी तरह समझ आ गया कि नहीं आ गया बताओ, नहीं तो मैं दोबारा समझा देता हूं। आगे सर समझ। मतलब जो हम प्लानिंग करें, एग्जीक्यूशन में गलती ना हो। भाई जब हमें ये मालूम है कि एग्जाम कब है, हमें ये मालूम है कि हमारे पास प्रिपरेशन करने को दिन कितने हैं, हमें ये मालूम है कि चैप्टर कितने आने वाले हैं, तो फिर मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए कि एक चैप्टर को हमने ज्यादा समय दे दिया और किसी एक चैप्टर के लिए टाइम बचा ही नहीं। तो ये प्योरली मिसमैनेजमेंट है, और मिसमैनेजमेंट भी किस चीज का है, टाइम का मिसमैनेजमेंट है। तो अगर आप शुरू से ये बात ध्यान रखोगे तो डिफरेंस को जीरो किया जा सकता है, और डिफरेंस को जीरो करना ये मैं आपको पहला काम दे रहा हूं। क्या कर लोगे बच्चों इस काम को? यस सर। अब ये मुझे बताओ कि कब करोगे इस काम को। जितने भी मॉक टेस्ट आपको देने का मौका मिले, वो चाहे मॉक टेस्ट बोर्ड्स के हों, वो मॉक टेस्ट नीट के हों, वो जेई के हों, किसी भी चीज के मॉक टेस्ट हों, जितने भी मॉक टेस्ट हैं, कोई भी टेस्ट आप देने जा रहे हो, उसमें पहला टारगेट आपका यह होना चाहिए कि डिफरेंस शुड बी जीरो। बात बहुत क्लैरिटी से समझ आ गई है? यस सर। मतलब टाइम का मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। किसी चैप्टर को छोड़ के किसी चैप्टर को डिटेल में करना होशियारी नहीं है बच्चों। बात समझ आ रही ना क्लैरिटी से? यस सर। अगर हम बोले Yes, sir. कि डिफरेंस की वजह से जो नुकसान होता है, उसका मेन विलेन कौन है, उसका मेन समस्या कहां है? प्लानिंग। टाइम का डिवीजन, समय का जो बंटवारा है वो ठीक कर लो, ये डिफरेंस जीरो हो जाएगा। प्लानिंग में तो है ही, प्लानिंग में क्या, टाइम डिवीजन। रिवीजन में जो टाइम का डिवीजन करते हो ना, वो एसिमेट्रिकल हो जाता है, और या फिर जब उस प्लानिंग को आप एग्जीक्यूट करते हो तब वो एसिमेट्रिकल हो जाता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कहां पर वो एसिमेट्रिकल हो रहा है, कहां पर आप टाइम ज्यादा ले रहे हो, क्योंकि कहीं भी अगर आप समय ज्यादा लोगे ना, तो वो किसी ना किसी चीज के हिस्से का समय कट जाएगा, और कोई ना कोई चैप्टर छूट जाएगा, उसकी थ्योरी छूट जाएगी या फिर उसकी प्रैक्टिस छूट जाएगी, और मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और डिफरेंस क्रिएट होने से बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि एलिजिबिलिटी ही खत्म हो जाती है उन चैप्टर्स की। बात समझ आ गई ना? Yes, sir. अगली समस्या कहां आती है? गैप में दो चीजें थी, एक था डिफरेंस और एक था इंटरफेरेंस। मेरी बात बच्चों ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। मान लो 720 का मैक्सिमम मार्क्स का पेपर था, Yes, sir. आप प्रिपरेशन कितने मार्क्स की करके गए हो? 690.
मतलब डिफरेंस कितने का आ गया है? 20 मार्क। अब आप मुझे बताओ, आप कितने मार्क्स की उम्मीद करते हो एग्जाम में? 45। आप 690 की उम्मीद करते हो क्योंकि आपको मालूम है कि 30 मार्क्स का डिफरेंस आ चुका है, आप प्रिपरेशन ही नहीं करके गए। फॉर एग्जाम्पल आपके मार्क्स आते हैं 650। अब आप मुझे ध्यान से सोच के बताओ, जब आप 690 की प्रिपरेशन करके गए थे तो 650 मार्क्स क्यों आए हैं? जिन चैप्टर्स की प्रिपरेशन नहीं हुई थी उनके क्वेश्चन गलत हो गए। जिनकी प्रिपरेशन करके गए थे उनके क्वेश्चन गलत हुए ना? हाँ सर, उनके भी हुए। भाई जिसकी प्रिपरेशन करके ही नहीं गए थे वो तो डिफरेंस में आ गया। एब्सेंस ऑफ माइंड रहता है ना एग्जाम में जाके। सर क्वेश्चंस पढ़ने में गलती या फिर उसी को जिसको बोलते हैं वही सब सकता है ये सेल्समैन। हाँ ठीक है, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने मार्क्स की प्रिपरेशन करने जाते हो उतने मार्क्स भी एग्जाम में नहीं आते हैं। हाँ बिल्कुल। यही तो है। Yes, sir. यस तो सर। तो ये आराम से बहुत ठहर के बड़ा पॉज लेके ठीक से समझ लो। एक बार समझ गए ना, कहते हैं ना कि समस्या अगर समझ में आ गई तो आधा सॉल्यूशन हो गया। मेरी बात रिपीट कर रहा हूं मैं, सुनना बच्चों, बड़ी अच्छी बात है। Yes. अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हाफ क्वेश्चन, सॉरी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज हाफ डन। समझ आ रहा है ना? यस सर। सवाल को सही तरह से समझ लेना, समस्या को सही तरह से समझ लेना मतलब आधा काम तो कर लिया आपने। तो ठीक तरह से समझ लो प्रॉब्लम आती कहां है। 720 का पेपर था, 30 मार्क्स का गैप आ चुका है क्योंकि प्रिपरेशन ही नहीं हुई है ठीक तरह से। आप 690 का पेपर करके आए हो, अटेम्प्ट करके आए हो 690 का। अब इमेजिन करो बच्चों, अगर आपका 690 में 690 पूरे मार्क्स आ जाएं, जितना आपने अटेम्प्ट किया सारे सही हो जाएं। फॉर एग्जांपल 690 का अटेम्प्ट लिया आपने, 690 करंट हो, सही चले गए, करेक्ट चले गए, इसका मतलब इंटरफेरेंस क्या है? जीरो। Zero. इसका मतलब इंटरफेरेंस जीरो है। बात समझ आ रही है ना? Yes, sir. तो मुझे इंटरफेरेंस की और क्लैरिटी से डेफिनेशन आ गई, समझ में नहीं आ गई? Sir. मतलब जितना आपने अटेम्प्ट किया माइनस जितना आपने गेन किया। अटेम्प्ट किया है 690 का, गेन किया आपने 650, तो कितना आया इंटरफेरेंस? 40। 720 का पेपर था, 720 का पेपर था, 680 की प्रिपरेशन थी। पहला अंतर तो वहीं आ गया था, उसी को हमने बोला है डिफरेंस। और डिफरेंस जीरो तब होगा जब आपकी प्लानिंग अच्छी होगी और प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में कोई गैप नहीं होगा। जो आप प्लान करोगे वही आप एग्जीक्यूट करोगे। जितने चैप्टर आने वाले हैं वो सारे चैप्टर की थ्योरी सारे की प्रैक्टिस करके जाओगे और उतने समय में कंप्लीट करोगे जितना टाइम दिया हुआ है, तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। और डिफरेंस क्रिएट करना बहुत ही बड़ी मूर्खता है। मतलब एक इंटेलिजेंट ब्रेन के लिए यहां पर हारना फिर भी अच्छा लगता है, डिफरेंस क्रिएट करना तो परम मूर्खता है, प्रचंड मूर्खता है। 10 चैप्टर आने वाले तो 10 की प्रैक्टिस करके जाना, 10 की थ्योरी करके जाना, ये तो बेसिक एलिजिबिलिटी है कि नहीं बच्चों? बताओ। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. मतलब हम
इंटरफेरेंस के लेवल पर थोड़ी बहुत मात खा जाए चलेगा, बेइज्जती नहीं है, लेकिन डिफरेंस क्रिएट करना तो प्योरली आपके हाथ में है, बताओ है कि नहीं है? सर यस तो डिफरेंस बिल्कुल क्रिएट नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर इंटरफेरेंस हो तो चलेगा, लेकिन डिफरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, डिफरेंस जीरो होना चाहिए। सही कह रहा हूं कि नहीं? सर यस सर Yes, sir. अब आप यस अच्छा, डिफरेंस को जीरो करने के लिए क्या करना चाहिए मैंने बता दिया आपको। क्या बेहतरीन होना चाहिए? टाइम मैनेजमेंट टाइम डिवीजन। टाइम डिवीजन परफेक्ट होना चाहिए, मतलब एग्जीक्यूशन के लेवल पर यहां पर गड़बड़ हो जाता है आपसे। आपको पता होता है ना कि 2 चैप्टर आ रहे हैं, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, कल मैं आपसे टेस्ट लूंगा और 2 चैप्टर पूछने वाला हूं। एक चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और एक चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ध्यान से सुनना, कल एग्जाम है। फॉर एग्जाम्पल 2 चैप्टर आने वाले हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और दूसरा आने वाला है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आपके पास केवल 24 आवर्स का टाइम है और गारंटी है कि 99% बच्चे क्या करेंगे, सारा समय आप अपना खर्च कर देंगे कौन से चैप्टर पे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को उतना समय गारंटी है नहीं देंगे जितना टाइम वो पहले चैप्टर पे खत्म कर देंगे। बोलो सही है कि नहीं? अरे उस 24 घंटे में से आप मान लो 12 घंटे प्रिपरेशन करते हो, 16 घंटे प्रिपरेशन करते हो, तो डिफरेंस को जीरो करने के लिए यह जरूरी है कि 8 घंटे पहले चैप्टर को दो और 8 घंटे बाद वाले चैप्टर को दो, क्योंकि दोनों चैप्टर इक्वल इंपॉर्टेंस के चैप्टर हैं, दोनों आने वाले हैं। लेकिन 99% बच्चे, उससे ज्यादा ही बच्चे ये करते हैं कि यहीं पर एसिमेट्री ले आते हैं, मतलब प्रिपरेशन के लेवल पर, टाइम डिवीजन के लेवल पर गड़बड़ कर देते हैं वो और डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो मेरा इंस्ट्रक्शन मान लो, चाहे सजेशन मान लो, चाहे जो मान लो, मेरा पहला निवेदन यही है कि भैया डिफरेंस क्रिएट मत करो। इंटरफेरेंस के लेवल पर थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन डिफरेंस नहीं क्रिएट हो। जो चीजें पूछी जाने वाली हैं उनका टाइम आपको मालूम है अच्छी तरह से, 45 दिन आपके पास है, टाइम का डिवीजन बड़ा अच्छा होना चाहिए। और मान लो आप, पहली बात तो टीचर का टारगेट तभी पूरा होता है ना जब बच्चा खुद ही कैपेबल हो जाए। इसके बावजूद भी मान लो आपकी प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में गड़बड़ आ रहा है, तो आपको तुरंत मिलना चाहिए टीचर से, अपने मेंटर से। तो डिफरेंस जीरो होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि इंटरफेरेंस को जीरो करने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब जो हम अटेम्प्ट करें, अटेम्प्ट माइनस करेक्ट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मतलब अगर हम 690 का अटेम्प्ट करें तो हमारे मार्क्स भी 690 आना चाहिए। इंटरफेरेंस को जीरो करने के लिए क्या करें? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है आज का, बताओ। Multiple time. Accuracy. क्वेश्चंस को पर्टिकुलरली अच्छे से पढ़ेंगे। देखो आज क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। आज का जो सेशन है ना, वो केवल बोर्ड के लिए नहीं है। ये बेसिक बातें मैं बता रहा हूं, ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि ये मतलब बहुत स्पेशलाइज्ड बात है, ये बोर्ड में एप्लीकेबल है और उधर नहीं, हर जगह एप्लीकेबल है। फंडामेंटल बातें कर रहा हूं, बहुत ही बेसिक बातें कर रहा हूं कि भैया डिफरेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए और इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। अभी 45 दिन अभी टाइम है आपके पास बोर्ड शुरू होने को, और उसके बाद 30 दिन टाइम है, बोर्ड चलेंगे। तो ये 2.5 महीने एक वरदान की तरह है 12th के सिलेबस को उस लेवल तक तैयार कर लेना जिस लेवल तक मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का तैयार नहीं होता, जो बोर्ड्स में नहीं होते। ये मानकर चलो कि 12th अपियरिंग स्टूडेंट का एनसीईआरटी पर कमांड
जितना होता है ना उतना रिपीटर्स का 1% स्टूडेंट भी नहीं होता उतना कमांड हो जिसका। रिपीटर्स कहीं एग्जिस्ट नहीं करते एज कंपेयर टू 12th अपियरिंग स्टूडेंट एज फॉर एज 12th सिलेबस एनसीईआरटी इज कंसर्न। बात समझ आ रही कि नहीं? यस सर। तो ये जो 2.5 महीने है ना आपके पास 12th की एनसीईआरटी को रगड़ देने के लिए, और 12th की एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरह रगड़ने का मतलब है कि आप मल्टीपल टाइम्स उसका रिवीजन कर लो। और एक बात बताएं, तो ये जो बोर्ड का नाम है ना, ये बोर्ड अपने आप ही 12th तैयार करवा देता है एनसीईआरटी, 12th की एनसीईआरटी। तो इन पूरे जो 2.5 महीने हैं ना, इसमें पहले सबसे पहले इसको अभी इन 2.5 महीनों पर अप्लाई करो मेरी बात को। एक तो डिफरेंस क्रिएट ना हो और दूसरा इंटरफेरेंस क्रिएट ना हो। तो मुझे अभी आ जाओ बिल्कुल टू द पॉइंट और बताओ इंटरफेरेंस को जीरो करने के लिए क्या करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे इंटरफेरेंस जीरो हो जाए? Presence of mind. कैसे होगा, तरीका बताओ। प्रैक्टिस सर, रिपीटेशन बाय अंडरलाइन। अच्छा, इंटरफेरेंस होता क्यों है? एक मिनट, हम इंटरफेरेंस को जीरो करें वो बात की बात है, पहले ये बताओ इंटरफेरेंस होता क्यों है। मतलब हम 690 का अटेम्प्ट करके आए, ये क्वेश्चन गलत क्यों हुए? 650 मार्क्स क्यों आए? ये 40 नंबर क्यों कटे? गलत क्यों हुए क्वेश्चंस? कंसंट्रेशन लूज करना। जो क्वेश्चन पूरा रीड नहीं करते। कंसंट्रेशन लूज करने से। और बताओ। तो पहला निकल के आ रहा है कि कंसंट्रेशन में कमी है, नीचे है कंसंट्रेशन। और बताओ। So silly mistakes. सिली मिस्टेक तो तभी होगी ना जब कंसंट्रेशन नहीं है। सर क्वेश्चन हम पूरा रीड नहीं करते। क्वेश्चन भी पूरा रीड नहीं करते क्योंकि आपको जल्दबाजी है, कंसंट्रेशन नहीं है ना। सर हमारी प्रिपरेशन के लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस कम है। हाँ, ये बढ़िया आया, इसका मतलब प्रैक्टिस कम है। दो बढ़िया बढ़िया कारण मिले, कंसंट्रेशन कम है और प्रैक्टिस कम है। और इसके भी बेस में जाओ, बोलो। सर हो सकता है क्वेश्चन सच में है ना, क्वेश्चन ही ना आता हो। नहीं तो फिर आपने 690 का अटेम्प्ट क्यों लिया? वो तो फिर जो क्वेश्चन आपको आता नहीं है इसका मतलब वो पार्ट आपका प्रिपेयर नहीं है, और जो पार्ट आपका प्रिपेयर नहीं है वो तो डिफरेंस में चला गया ना। सर टाइम। मैं इस समय बात कर रहा हूं कि जो चीज आप अपनी तरफ से प्रिपेयर करके गए थे, आपके हिसाब से चीजें ठीक है, 690 का आप करके आए हो, उसमें 40 नंबर का गलत क्यों हुआ है? मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम। ठीक है, और बताओ। सर डरने की वजह से कॉन्फिडेंस। चलो ठीक है, कॉन्फिडेंस ले लेते हैं, ये अच्छी चीज आई, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। कंफ्यूजन। कंफ्यूजन किस बात का? इस चैप्टर से क्वेश्चन हो। चलो 2-3-4 चीजें बहुत बढ़िया बढ़िया आपने बताई हैं, कंसंट्रेशन, प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस की कमी। इन्हीं बातों को एक्सटेंड करते हैं, और हम लोग इस समय ये डिस्कस कर रहे हैं कि आप बोर्ड में पता चला यही वाली चीज बोर्ड पर अप्लाई करके देख लो। आपको लगता है कि मार्क्स एक्स आने चाहिए और मार्क्स आएंगे वाई। बात समझ आ रही नहीं? आप सारी प्रिपरेशन करने के बाद
बोर्ड को लिख के आ गए आप, और आपकी एक्सपेक्टेशन ये है x, और पता चला रियलिटी में मार्क्स कितने आएंगे y। तो ये इसका डिफरेंस क्या है आप बताओ? इंटरफेरेंस ही तो है। तो यस सर। तो आप ही बताओ, इसकी बात आज ही कर लें या बोर्ड के बाद करें? आज ही कर लेना इसकी बात। तो जितना मैं समझ पाता हूं और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, इंटरफेरेंस के जो रीजन है ना, सबसे बड़ा रीजन है कि दिमाग ठंडा नहीं होता है। और अगर ब्रेन, मतलब पहला जो रीजन है ना, वो आपका माइंडसेट है। आप 690 मानकर चलते हो, 650 मार्क्स आ रहे हैं, आपका जो पूरा पोटेंशियल ट्रांसलेट, भाई पूरा पोटेंशियल ट्रांसलेट तभी होगा जब गैप पूरा 0 हो जाए। और गैप पूरा 0 तभी माना जाएगा ना जब आप प्रिपरेशन पूरी करके गए, मतलब डिफरेंस 0 हो और जो करके आए वो सारा सही जाए, मतलब हमारे मानने में कहीं कोई गलती ना हो। आप ध्यान से समझो, इंटरफेरेंस है क्या? हमारे ही मानने में कहीं ना कहीं गलतियां हैं, क्योंकि हम मानकर चलते थे 690 नंबर आएंगे। बात है कि नहीं बताओ? यस सर। हमारे हिसाब से 690 मार्क्स आने चाहिए थे, क्योंकि हम 690 की प्रिपरेशन करके गए थे। हमारा अटेम्प्ट 690 का था। रियलिटी में मार्क्स 650 आए हैं, इसका मतलब 40 नंबर का गैप है इस बात में कि जो मेरा मानना है वो गलत है। मेरा मानना कितना गलत है? 40 नंबर का गलत है। इसका मतलब इंटरफेरेंस है क्या? इंटरफेरेंस वो है जो हमारी खुद की मान्यताओं में गलती है। मैं मानता कुछ हूं और सच्चाई कुछ है, रियलिटी कुछ और है। तभी तो गलती हुई, आप बताओ। अगर सब कुछ वही होता जैसा हमारा मानना है, तो हमारा मानना तो 690 का, तो फिर मार्क्स भी 690 आते। तो फिर इसका मतलब था कि हमारा मानना बिल्कुल सही है, जो हमारा माइंडसेट है वो परफेक्ट है, कहीं कोई गैप है नहीं। बोलो है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। इसका मतलब बड़े ठंडे दिमाग से ये सोचना पड़ेगा कि इंटरफेरेंस हमारे अपने ही ब्रेन का है, और ये इंटरफेरेंस हमारे ही ब्रेन का है। हमारा ही ब्रेन इंटरफेयर कर रहा है रियलिटी में। रियलिटी 40 नंबर की रियलिटी ऐसी है जो हमारा ब्रेन नहीं जानता, जिस बारे में एक्सेप्टेंस नहीं है, नहीं पता नहीं हमारे ब्रेन को। हम कुछ और मानते हैं, रियलिटी कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। इसीलिए वो क्वेश्चन गलत हुए हैं। इसका मतलब इंटरफेरेंस का मतलब यह हुआ कि जितना इंटरफेरेंस है उतना हमारा दिमाग खराब है, आसान भाषा में कहें तो। नहीं आया समझ में? बोलो बच्चों। यस सर। तो 720 का पेपर था, 690 की प्रिपरेशन करके गए। वो क्या खराब था? वो हमारा अप्रोच खराब है, हमारा मैनेजमेंट खराब है। और 690 का करके आए, 650 मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब 40 नंबर का हमारा दिमाग खराब है। नहीं आ रहा समझ में? तो दिमाग ठीक करना है, इंटरफेरेंस ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? यस सर। पहला अपने माइंडसेट को कूल रखना है।
दिमाग ठंडा होगा तो जल्दबाजी नहीं होगी। बोलो, अगर दिमाग Yes, Yes, sir. अगर दिमाग ठंडा होगा तब भी जल्दबाजी करोगे? नो सर। तो जल्दबाजी नहीं होगी। और अगर जल्दबाजी नहीं होगी तो मान कर चलो आपका सोचने का तौर तरीका न्यूट्रल होगा या बायस्ड? न्यूट्रल। तो आपका ब्रेन ज्यादा पीसफुल कंडीशन में न्यूट्रल डिसीजन ले पाएगा। और अगर दिमाग को ठंडा नहीं रख सके तो आप जल्दबाजी से बच नहीं पाओगे। क्वेश्चन आधा अधूरा ही पढ़ोगे, पूछा जा रहा है कुछ, समझोगे कुछ और आंसर दोगे वो जो इस हिसाब से तुमने समझा है, और क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि पूछा कुछ और गया था। जल्दबाजी बच्चों की महामारी है। अगर जल्दबाजी से बचना है, और मान के चलना बच्चों, जल्दबाजी की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर गलतियां हो रही हैं और साल साल भर की मेहनत, 2-2 साल की आपकी मेहनत खराब हो रही है। तो अगर आप चाहते हो कि जल्दबाजी की वजह से कोई नुकसान ना हो तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। आधे घंटे जॉगिंग जरूरी है। सुबह टाइम मिले तो सुबह आधे घंटे जॉगिंग कर लो, शाम को टाइम मिले शाम को आधे घंटे जॉगिंग कर लो। मजदूर बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप याद करो 10th बोर्ड के समय कितना डराते थे सब, बोर्ड आ गया, बोर्ड आ गया, बोर्ड आ गया, याद है ना? यस Yes, sir. यस सर। और 10th का बोर्ड निपट जाने के बाद आपको पता चल गया कि बोर्ड का क्या था? यस सर। क्या बोर्ड उतना ही निकला था जितना डराया गया था 10th में आपको? नो सर। नो तो कुछ कुछ हालत 12th में भी वही है। माहौल बहुत बना हुआ है कि बोर्ड है, बोर्ड है, बोर्ड है, बोर्ड है, बोर्ड है, बच्चों की रेल बना रखी है। तो अगर आप डरोगे तो मानकर चलो नर्वसनेस से बच नहीं पाओगे। जल्दबाजी होगी जरूर और नुकसान होगा जरूर, और वो नुकसान ये नहीं माना जाएगा कि जल्दबाजी की वजह से, डर की वजह से, इनसिक्योरिटी की वजह से, नर्वसनेस की वजह से, इस वजह से गलती हो गई। माना यह जाएगा कि आप में कैपेबिलिटी नहीं है। सही कह रहा हूं कि नहीं? यस सर। तो आप कूल रहो, दिमाग को ठंडा रखो, और उसके लिए मैंने क्या तरीका क्या बताया बच्चों? आधे घंटे की जॉगिंग। मैं एज ए पेरेंट आपको बता रहा हूं, आधे घंटे की जॉगिंग मैंडेटरी है, मैंडेटरी, कंपलसरी है, नेसेसरी। चाहे सुबह आधे घंटे की जॉगिंग करो, चाहे शाम को आधे घंटे की जॉगिंग करो। एक क्रिस्प वॉक 35-40 मिनट्स की बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि 15-20 मिनट का मेडिटेशन तो आप करोगे नहीं, प्रैक्टिकल बात है। कर लोगे? नो सर। तो मेडिटेशन अगर कर लो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लो मेडिटेशन नहीं कर पाते हो ना बेटा, तो आप जॉगिंग जरूर करना। 35-40 मिनट का तेज तेज आप चलना जरूर, रनिंग भले ना करो, लेकिन क्रिस्प वॉक जरूरी है 35-40 मिनट्स की पर डे। मतलब आप समझ रहे हो, नीट का एग्जाम हो, मैं तो चाहता हूं उस दिन भी आप जॉगिंग करो। बोर्ड तो बहुत छोटी बात है। या कोई भी समस्या आ जाए यार, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप 35-40 मिनट्स की जॉगिंग को कंपलसरी करो, चाहे सुबह कर लो चाहे शाम को कर लो। क्योंकि दिमाग ही अगर ठंडा नहीं रहेगा तो आप अपने डिसीजंस को न्यूट्रल तरीके से ले ही नहीं पाओगे।
सोचोगे कुछ, रियलिटी कुछ होगी, आप अलाइन नहीं कर पाओगे कंडीशंस के साथ, और लोग बिना मतलब आपको डरा देंगे। कहां पे डरना है, कहां पे नहीं डरना है, ये ब्रेन को डिसीजन लेने दो ना, दूसरे तो नहीं ले सकते ना ये डिसीजन। मेरा मन कर रहा है कि हम तैयारी कर लेंगे, हमें नहीं डरना है, सामने वाला डरा रहा है, तो ये डिसीजन आपको लेना है कि हमें कहां पर डरने की बजाय थोड़ा और केयर करने की जरूरत होती है। डरना किसी चीज से नहीं होता, जहां पर लोग डराते हैं समझ जाना थोड़ा और केयर करने की जरूरत है बस। जहां जहां लोग डराने की कोशिश करें, मेरी बात सुनी आपने? यस सर। कहीं भी जहां भी डराने की कोशिश करें, समझ जाना थोड़ा और केयर की जरूरत है, थोड़ी केयर बढ़ा दो बस, थोड़ी सी सिंसियरिटी बढ़ा दो बस, थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दो बस, जहां भी डराएं। तो पहली चीज यही है माइंडसेट। अगर आप चाहते हो कि आपके जो जल्दबाजी की वजह से गलतियां हो रही हैं वो जीरो हो जाएं, तो आपको दिमाग ठंडा रखना पड़ेगा, और दिमाग ठंडा रह ही नहीं सकता अगर डरता है तो। बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। Yes, sir. अब दूसरी बात सुनो जो इसके 100% अपोजिट है। मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहां पर टाइम वेस्ट मत करो, 1 घंटे से बिना मतलब तुम बातें कर रहे हो और टाइम खराब कर रहे हो, जाके पढ़ो, जाके बोर्ड का एग्जाम है, और प्रैक्टिस और बढ़ा दो। तो क्या यहां पर भी आप मेरी बात को भी वैसे ही लोगे कि पागल हो गया ये? नो सर। भैया हर जगह ना, हर जगह बहुत बैलेंस की जरूरत है, बड़ा परफेक्ट बैलेंस चाहिए। मुझे तो कई बार लगता है कि लाइफ एक अनएंडेड जर्नी है, सर्च है, सर्च अभियान है ये काहे का, एक परफेक्ट बैलेंस का। हम जीवन भर बैलेंस ही बनाते रहते हैं हर चीज में। तो पहले पॉइंट में जहां मैंने बोला ना कि डरना नहीं है, तो दूसरे पॉइंट में यह बताना चाहता हूं ना कि लाइटली भी नहीं लेना होता है किसी चीज को, कैजुअली भी नहीं लेना होता है। मतलब निडर होने का यह मतलब नहीं होता है कि आप इंपॉर्टेंट चीजों को भी कैजुअली लेने लग जाएं। बात समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? यस Yes, sir. जहां पर भी आपको लोग Yes, डराएं, सर। जहां पर भी आपको लोग डराएं, आप समझ जाना कि वहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। अब बोर्ड एक ऐसी चीज है, आप जानते हो कि कितना माहौल होता है बोर्ड के नाम पर। इसका मतलब हम सभी को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर लेके चलनी चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहिए। तो दूसरा देखो सबसे बड़ी चीज है, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? बोलो। बहुत ज्यादा चीजें अगर मैं बताऊंगा ना, इंटरफेरेंस को जीरो करने के लिए वैसे तो जाने कितनी रिसर्च है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर बहुत सारी चीजें बताएंगे तो आप भूल जाओगे और ओवरलैप कर जाओगे। तो मैं चीजों को ना बहुत सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए इंटरफेरेंस को जीरो करने के लिए मैं केवल 2 ही सजेशन आपको दे रहा हूं। पहला, डरना नहीं है, और दूसरा, डरने की बजाय एक्स्ट्रा काम कर लेना है। 2 ही बातें बोली हैं। पहला बोला है कि माइंडसेट एकदम परफेक्ट रखना है। परफेक्ट माइंडसेट कूल माइंडसेट को बोलते हैं। कूल तभी होगा जब आप डरोगे नहीं। तो कोई भी डराए तो बोल दो भैया अपन डरते नहीं। अगर आप कूल नहीं रह सके तो जल्दबाजी करोगे, नर्वसनेस आएगी, और अच्छे भले क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो भी क्वेश्चन आप ठीक से नहीं पढ़ोगे, जल्दबाजी करोगे, पक्की बात है, और गलती करोगे। और अच्छे बच्चों के साथ तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि वो जल्दबाज होते हैं, क्योंकि हर चीज उनको शुरू से बोली जाती है, जल्दी नहाओ, जल्दी खाओ, जल्दी नाश्ता करो, जल्दी तैयार हो, जल्दी निकलो, जल्दी पहुंचो, ये क्यों कर रहे हो, अभी इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। इतना अगर हम टोकेंगे ना छोटे पर से,
तो धीरे धीरे करके वो बच्चा जल्दबाज अपने आप हो जाएगा। हम ध्यान तो रखते नहीं है ना, और धीरे धीरे करके वो अच्छी बातों में कुछ चीजें नेगेटिव भी हो जाती, वही बच्चा आगे चल के जल्दबाज हो जाता है। अब वो क्वेश्चन भी जल्दी पढ़ने लग जाता है, और जब जल्दबाज हो जाता है तब उसको सब बोलने लगते हैं कि आप ओवर स्मार्ट हो गए हो। ये सारी गलतियां आपकी ओवर स्मार्टनेस की वजह से हैं। बच्चे से पूछो कि क्या हुआ, तो बच्चा बोलेगा सर सिली मिस्टेक हो गई। ये सारी बातें एक ही हैं कि नहीं है, बताओ। तो आप 690 का अगर करके आओ तो मार्क्स भी 690 आने चाहिए, मतलब इंटरफेरेंस 0 होना चाहिए। रियलिटी जो हो मुझे एज इट इज समझ आए, मतलब ऐसा ना हो कि रियलिटी कुछ है और मुझे समझ में कुछ आता है और 40 नंबर इस नासमझी की वजह से गलत हो गए, दिमाग खराब होने की वजह से गलत हो गए। तो दिमाग दुरुस्त रहे, इसके लिए जरूरी है कि ठंडा रहे, डरे नहीं। और दूसरी बड़ी बात, तैयारी बढ़ा दो, प्रैक्टिस बढ़ा दो। आप अगर आपने प्रैक्टिस बढ़ा दी, अगर प्रैक्टिस बढ़ गई तो बताओ क्या बढ़ेगा? बोलो। कॉन्फिडेंस। Accuracy. अगर आपने अगर प्रैक्टिस बढ़ा दी तो Interference will decrease. एनालिसिस बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? Yes, sir. और अगर एनालिसिस बढ़ गई तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बताओ। यस सर। ध्यान से सुन लो, अगर प्रैक्टिस बढ़ा दी तो एनालिसिस अपने आप बढ़ जाएगी। प्रैक्टिस बढ़ाना अपने हाथ में है, और जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे एनालिसिस बढ़ती चली जाएगी ऑटोमेटिकली। आपने एक बार पेपर दिया, एनालिसिस कर ली, आपने देख लिया कौन से क्वेश्चंस, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन गलत हुए, कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन सही हुए। आपने दोबारा पेपर दिया, अब दूसरे पेपर की एनालिसिस आपने की, तीसरी बार पेपर दिया फिर एनालिसिस की, चौथी बार पेपर दिया फिर एनालिसिस की, पांचवी बार पेपर दिया फिर एनालिसिस की। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस बढ़ाते चले जाओगे एनालिसिस बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे एनालिसिस बढ़ेगी, कहते ना कि यहां पे तीसरा नेत्र होता है, देखा है शंकर जी की फोटो में तीसरा नेत्र होता है यहां। Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे जैसे अपने हाथ में जो काम है वो बढ़ाओगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस का नंबर बढ़ाओगे, वैसे वैसे एनालिसिस बढ़ेगी, और जैसे जैसे एनालिसिस बढ़ेगी ये तीसरी आंख आपकी खुलती चली जाएगी। और उसको क्या बोल रहा हूं मैं कि क्या बढ़ेगा? विजिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। अभी आपको बहुत क्लियर पिक्चर नहीं आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूं, क्या विजिबिलिटी बढ़ेगी। आप ध्यान से सुनो, आप एक पेज ले लो, प्लेन पेपर पेज, और ऊपर वर्टिकली पहला कॉलम बनाओ, चैप्टर का नाम लिविंग वर्ड से शुरुआत करो। पहला चैप्टर लिविंग वर्ड, दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल, फिजियोलॉजी के चैप्टर्स। उसके बाद 12th के चैप्टर शुरू कर दो, और सामने एक पहला कॉलम लोग लिखो T1 टेस्ट नंबर 1, फिर दूसरा कॉलम टेस्ट नंबर 2, तीसरा कॉलम टेस्ट नंबर 3, चौथा कॉलम टेस्ट नंबर 4, पांचवा कॉलम टेस्ट नंबर 5,
ऐसे 50 टेस्ट T5 तक कॉलम हो, आप एक पिक्चर बनाते जाओ जो मैं कह रहा हूं। पिक्चर बन रही है? यस सर। अब जो टेस्ट नंबर 1 हुआ है, टेस्ट नंबर 1 उठाओ और देखो कि किस चैप्टर के क्वेश्चन गलत हुए हैं और छोड़े हैं। आप भर लो। लिविंग वर्ड में 1 गलत हुआ, प्लांट किंगडम में 2 छोड़े, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में 3 गलत हुए, इकोसिस्टम में 1 गलत हुआ। फिर आप टेस्ट 2 में भरो इसी तरह, फिर आप टेस्ट 3 में भरो इसी तरह, फिर आप टेस्ट 4 में भरो इसी तरह। ऐसे ही आप जितनी बार प्रैक्टिस करो उतनी बार भरते चले जाओ। टॉपर कौन है? टॉपर वही है जिसने प्रयास ज्यादा किए। जिसने जितनी बार प्रैक्टिस की वो उसके टॉपर बनने की संभावना उतनी ज्यादा है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप खुद जानते होंगे कि ज्यादा जो भी किसी भी संस्थान में चले जाओ, ज्यादातर टॉपर वही होते हैं जो पहला बैच शुरू होता है उसी में से निकलते हैं। आप नोट कर लेना इस बात को। जो सबसे पहले शुरू कर देगा उसके पास ज्यादा करने का मौका होता है, ज्यादा काम करेगा बाकियों के कंपैरिजन में, बस उसी की संभावना ज्यादा होती है। बस यही रॉकेट साइंस है। अब आप जो मैंने पिक्चर बोली वो पिक्चर देखो। आप एक तरफ चैप्टर्स लिखे हुए हैं कॉलम नंबर 1 में, टेस्ट 1 में दिख रहा है आपको कि कौन से चैप्टर के कितने क्वेश्चन गलत हुए। टेस्ट नंबर 2 में दिख रहा है, टेस्ट नंबर 3 में दिख रहा है, टेस्ट नंबर 4 में दिख रहा है, ऐसे ही टेस्ट नंबर 50 में दिख रहा है। आप बताओ आपकी विजिबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? यस सर। मेरी बात पर बच्चों गौर करना। 50 टेस्ट की एनालिसिस बनाने से पहले आपका यह मानना था कि फोटोसिंथेसिस नाम का एक चैप्टर है जो आप बहुत वीक है आपका, और रेस्पिरेशन नाम का एक चैप्टर है जो बड़ा स्ट्रांग है आपका, और आपने एक ही टेस्ट दिया प्रैक्टिस के नाम पर, एक ही बार आपने प्रैक्टिस टेस्ट दिया। तो उसमें नतीजे ये आए कि जो आप सोच रहे थे कि फोटोसिंथेसिस आपका वीक है, 3 क्वेश्चन आए और तीनों गलत हो गए। और रेस्पिरेशन के बारे में आपका मानना था कि रेस्पिरेशन आपका स्ट्रांग चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आए, दोनों सही हो गए और आपने पेपर एक ही दिया। अब जैसे जैसे अगर मान लो अगर आप टेस्ट का नंबर बढ़ाते चले जाओ, अगर आप प्रैक्टिस बढ़ाते चले जाओ, तो बच्चों आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, बड़ी हैरानी होगी। ऐसा संभव है कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस आगे बढ़ाते चले जाओ, आपके फोटोसिंथेसिस जो ये मानते थे आप कि फोटोसिंथेसिस आपका बहुत कमजोर है, हो सकता आगे के 45 या 47 या 48 या 49 टेस्ट में फोटोसिंथेसिस का एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। और रेस्पिरेशन जिसे आप मानते थे ना कि ये बड़ा स्ट्रांग चैप्टर है आपका, हो सकता है लगातार आपके क्वेश्चन रेस्पिरेशन से गलत होते चले जाएं 50 टेस्ट तक। अगर आप कम प्रैक्टिस करोगे तो आपकी एनालिसिस कम होगी, और एनालिसिस कम होगी तो यह तीसरा वाला नेत्र आपका नहीं खुलेगा। आपको केवल उतना ही दिखाई देगा जितना सबको दिखाई देता इन 2 आंखों से, और आप वही मानते चलोगे जो मानते चले आए हो कि मेरा फोटोसिंथेसिस कमजोर है, मेरा रेस्पिरेशन स्ट्रांग है। और अगर फोटोसिंथेसिस कमजोर है तो जब भी रिवीजन करने का मौका मिलेगा फोटोसिंथेसिस को ज्यादा टाइम दोगे, रेस्पिरेशन को कम टाइम दोगे। जबकि बहुत बार प्रैक्टिस करने वाले, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करने के बाद यह पता निकलता है कि जो हम सोचते थे ऐसा नहीं है। हमारे हिसाब से फोटोसिंथेसिस कमजोर है, लेकिन जिस हिसाब से एनटीए पेपर बनाता है, उस हिसाब से जिस हिसाब से सवाल बनते हैं, उस तरह के सवाल मैं सारे कर रहा हूं, लगातार सही जा रहे। और रेस्पिरेशन में जिस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो क्वेश्चंस ईटीएस से बनते हैं, वो हमसे सही नहीं हो रहे। भले ही हमारा मानना यह है कि रेस्पिरेशन बड़ा स्ट्रांग है हमारा। तो अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते
तो बहुत ज्यादा एनालिसिस हो ही नहीं पाएगी, और अगर ज्यादा एनालिसिस नहीं हुई तो आपका रियलिटी और आपके परसेप्शन में गैप बना रहेगा, इंटरफेरेंस बना रहेगा। इंटरफेरेंस को अगर जीरो करना है ना, तो हमारी मान्यताओं में और वास्तविकता में अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब रेस्पिरेशन अगर वीक है तो हमें मालूम होना चाहिए रेस्पिरेशन वीक है, फोटोसिंथेसिस अगर स्ट्रांग है तो मुझे मालूम होना चाहिए स्ट्रांग है। और ये हमारे मानने ना मानने और वास्तविकता में गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें गैप आया ना तो हम जब भी रिवीजन करने का मौका मिलेगा हम टाइम डिवीजन में गलती कर देंगे, और टाइम डिवीजन में अगर गलती हो गई तो हमारी जो गलतफहमी है वो बढ़ती चली जाएगी। जिसे हम वीक समझते थे वो वीक था नहीं, क्योंकि उससे आसान क्वेश्चंस आते थे। हम बिना मतलब अपना समय बर्बाद करते चले जाएंगे उन चैप्टर्स में जो चैप्टर्स हमसे आसानी से क्वेश्चंस हो रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि वीक है। अरे भैया, तुम्हारे मानने से क्या होता है? 50 टेस्ट तुमने दिए हैं, उसकी एनालिसिस बोल रही है कि उसके सारे क्वेश्चन सही जा रहे हैं, तो फिर आप ये अपने दिमाग में गुबार लेकर क्यों बैठे हो कि वो चैप्टर मेरा वीक है? या 50 बार आपने टेस्ट दिया, एनालिसिस सामने रखी है, उसमें विजिबिलिटी दिख रही है उसमें विजिबिलिटी साफ साफ ब्लिंक कर रहा है कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आपसे लगातार गलत हो रहे हैं, और आप सोच रहे हो कि वो चैप्टर मेरा स्ट्रांग है। तो अगर इंटरफेरेंस को जीरो करना है तो मेरे दो ही सजेशन है। पहला सजेशन ये है कि आप ठंडा दिमाग रखो, डरना बंद कर दो। उसके लिए दो सजेशन है, क्योंकि डरना बंद होगा, दिमाग ठंडा रहेगा, आपके डिसीजन ठीक जाएंगे, जल्दबाजी खत्म हो जाएगी, सवाल को सही तरह से पढ़ोगे और ठंडे दिमाग से लिखोगे आंसर। और दूसरा सजेशन यह है कि आप प्रैक्टिस बढ़ा दो, क्योंकि प्रैक्टिस बढ़ेगी तो एनालिसिस बढ़ेगी, और अगर एनालिसिस बढ़ी तो विजिबिलिटी आपकी यूनिक हो जाएगी, एक्सेप्शनल विजिबिलिटी आएगी आपको, जो सामान्य बच्चों को नहीं दिखता वो आपको दिखने लग जाएगा, इंटरफेरेंस कम होता चला जाएगा। और ये जो दोनों बातें हैं ना, एक डिफरेंस और एक इंटरफेरेंस, डिफरेंस में गलती होना बहुत बड़ी मूर्खता है, मतलब हमने प्रिपरेशन ही नहीं करी, ये तो बड़ी गलत बात है। तो डिफरेंस तो जीरो होना ही चाहिए, और इंटरफेरेंस को जीरो करना, ये 45 दिन है, 30 दिन बोर्ड, 2.5 महीना है, और नीट के लिए 45 दिन और, खूब समय है आपके पास। आप डिफरेंस जीरो कर लो और इंटरफेरेंस जीरो कर लो, डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती चली जाएगी। बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, sir. बड़ा मतलब अच्छी बात है कि अभी अभी एक मूवी आई थी 12th फेल, देख ली आपने? Yes, sir. No, sir. अगर नहीं देखी है ना तो किसी दिन संडे को निपटा दो। सुना? Yes, sir. Yes, sir. सही बता रहा हूं मैं। अगर नहीं देखी है तो किसी दिन संडे को आप देख लो, और बड़ी मतलब बड़ा अच्छी बात है कि जब आपको जरूरत है तब इस तरह की मूवी आई हुई है। आपको दिखेगा यार कि एफर्ट्स ही सब कुछ है, हम अपने हाथ में एफर्ट्स होते हैं, और जो बंदा ये बात समझ जाता है ना, उसके लिए सक्सेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई टफ बात नहीं है। सक्सेस ऑप्शनल है मेरे हिसाब से। अगर बच्चा चाहे तो वो आराम से सक्सेसफुल हो सकता है। मैंने अपनी कोशिश में बड़ा सिंप्लीफाई करके आपको बताया कि सक्सेस के पीछे भागना ही नहीं होता है, कोशिश ये करनी होती है कि हमारा पूरा पोटेंशियल एक्सप्लोर हो जाए। एज ए टीचर हमें ये कोशिश करनी होती है कि बच्चों का पूरा पोटेंशियल हम एक्सप्लोर कर लें उनकी हेल्प करके, और एज ए स्टूडेंट पूरा पोटेंशियल एक्सप्लोर हो जाएगा अगर आप अपने गैप पहचान लो, गैप दूर कर लो। और गैप में मैंने कहा दो तरह के गैप हैं। एक हम प्रिपरेशन ही पूरी करके नहीं जाते, उसको हमने डिफरेंस बोला है,
और दूसरा हमने बोला इंटरफेरेंस, जो हम प्रिपरेशन करके जाते हैं उसमें गैप रह जाता है, वो मार्क्स उतने नहीं आते जितने हम मान के चलते हैं, वो हमारे अपने ही दिमाग खराब होने की वजह से होता है। तो हमें अपना दिमाग ठीक करना है, दिमाग ठंडा रखना है और काम ज्यादा करना है, प्रैक्टिस बढ़ानी है। प्रैक्टिस बढ़ाओगे तो एनालिसिस अपने आप बढ़ जाएगी, आपकी विजिबिलिटी एक्सेप्शनल होती चली जाएगी। ठीक है बच्चों? यस सर। बाकी बोर्ड को लेकर आपकी अलग से एक हेल्पलाइन बना दी है, मैसेज आ गया आपको? मैसेज आ गया बोर्ड को लेकर, संदीप सर के साथ हेल्पलाइन बना दी है एक अलग, बिल्कुल अलग, एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन बना दी है बोर्ड की। यस सर। और ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप कोटा में हो चाहे आप बाहर बैठे हो, अगर आपको किसी भी तरह की तकलीफ है तो आप हेल्पलाइन को फोन कर देना, और अपनी बोर्ड की हेल्पलाइन पर फोन कर सकते हो, नहीं तो मुझे मेल कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे फोन कर सकते हो। किसी भी तरह का संकोच मत करना, खूब बड़ी टीम है, एक एक बच्चे की इंडिविजुअल हेल्प कर सकते हैं, एक एक बच्चे की, ठीक है ना? किसी तरह का कोई संकोच मत करना, ठीक है कि नहीं? यस सर। और जानते हैं, डरना तो किसी से भी नहीं, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, बाय।